हेलो एवरीवन, मेरा नाम वरुण है और ये मेरी सेकंड वीडियो है। इससे पहली वीडियो मैंने डाली थी जो मेरी इंजरी थी एसीएल की, जो कि लिगामेंट है अगली नी का। तो वो इंजरी के डे से लेके जो मेरी ऑपरेशन होना था 14 मार्च को, मैंने वो एक वीडियो अपनी डाली थी पहले की। तो आप उसको देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने से पहले। और जो मैं आज वीडियो ये वाली बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो मेरी एक्सपीरियंस है मेरी सर्जरी के बाद से लेकर अब तक। आज डेट है 27 मार्च और 2 हफ्ते के बीच में मेरी सर्जरी और जो जो चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो सर्जरी के बाद के प्रोटोकॉल्स हैं, जो प्रिकॉशंस हैं और जो एडवाइसेस हैं, जो डॉक्टर हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, जो दवाइयाँ हैं, वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो पिछली वीडियो में मैंने ये यहाँ तक कहा था कि सर्जरी के एक रात पहले मैंने वीडियो बनाई थी। मैंने आपको समझाया था कि इंजरी क्या होती है और इस इंजरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें अफेक्ट करती हैं, जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको उस दिन के बाद का शुरू करता हूँ। तो उस दिन उस दिन तो मैं सो गया था, मेरे सारे ब्लड टेस्ट वगैरह हो गए थे। मुझे उस दिन रात 13 मार्च को रात 11 बजे से डॉक्टर ने बोला था कि आपको कुछ नहीं खाना है, ना ही कुछ पीना है। और 14 की सुबह सुबह 6 बजे वो उन्होंने मुझे जो गाउन होता है जो जिसमें वो ऑपरेशन करते हैं वो पहना दिया था। और जो कैनोला मेरा लगा हुआ था उसके थ्रू उन्होंने ड्रिप बंद कर दी थी। सुबह एक बोतल लगी थी मुझे और फिर 6:30 बजे वो मुझे ओटी ले गए थे। अब ओटी ले जाने से पहले उनका एक रूम होता है जहाँ पे वो चेकअप वगैरह करते हैं। वहाँ पे आपको स्टिकर वगैरह कुछ लगाएंगे और आपको रेडी करेंगे, आपको कैप पहना देंगे। फिर मुझे ओटी लेके गए थे वो लगभग 7:30 बजे के आसपास। तो फिर जब मैं ओटी रूम में था तो उसके बाद मेरा तुरंत थोड़ी देर बाद जो डॉक्टर्स की टीम है, जो जो टीम्स थे, जो एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक्स जो टीम होती है वो थी। ऑब्वियसली जो सर्जन है मेरे, तो उनकी टीम थी। तो बाय द वे मेरा ऑपरेशन लखनऊ में सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में हुआ है। ये गोमती नगर में हॉस्पिटल है एंड मेरी और मेरी फैमिली की हिस्ट्री में हम लोग मैं अपनी बात करूँ तो वहाँ पे रेगुलर रूटीन मेडिकल चेकअप्स कराने हम लोग जाते रहते थे। एंड जो मेरे गुरुजी हैं, जो मेरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमित सिंह, वो भी सेंट जोसेफ में ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडेज में देखते हैं। एंड ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन्स इन लखनऊ। स्पेशली मैं अगर बात करूँ उनकी, एंड ही इज़ क्वालिफाइड इनफ और उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि मैंने उनको चूज़ किया एज अ सर्जन। तो मैं उनकी डिटेल्स भी इस वीडियो में अभी डाल दूँगा, इसी वीडियो के बीच में। और जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की भी डिटेल्स मैं इसमें लगा दूँगा कि क्या होता है हॉस्पिटल में, क्या प्रोसीजर है।
मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। तो ओटी रूम में मेरे को जब उन्होंने लेके गए थे रेडी करके, तो उन्होंने फिर मुझे इस पोजीशन में ऐसे झुक के मुझे बैठना था, और उन्होंने फिर एनेस्थीसिया वाली टीम ने मेरा एनेस्थीसिया लगाया। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के नीचे का वो ब्लॉक कर देंगे, इसको नर्व ब्लॉक बोलते हैं ये लोग। और मतलब नीचे का पूरा सुन्न हो जाता है, वो फील नहीं होता है ओबियसली। और आपको ये रियलाइज़ होगा कि नीचे का पूरा आपका सुन्न हो चुका है हिस्सा, अपर बॉडी आपकी वैसी ही रहती है, उसको ब्लॉक नहीं करते हैं। तो जब वो लगा दिया गया तो फिर ऑपरेशन के टाइम में, सर्जरी के टाइम में डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन कर रहे थे। और क्योंकि आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी मैंने बताया था, आर्थ्रोस्कोपिक एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या है कि जो प्रोब होता है वो हमारे नी जॉइंट के इसमें इंसर्ट करते हैं, तो हमें सब कुछ दिखता है। तो मैंने अपना ऑपरेशन लाइव देखा था, और स्क्रीन में वो जो कर रहे थे, और मुझे साफ साफ दिख रहा था। तो अब क्योंकि मेरा नीचे की पार्ट पूरा नम था, तो मुझे कुछ फ़ील नहीं हो रहा था, बस थोड़ा बहुत पता चलता है कि हाँ मेरे पैर के साथ कुछ हो रहा है, उसमें थोड़ी बहुत छेड़खानी हो रही है। और तो अब मैं आपको बताता हूँ कि डिटेल्स क्या थी। जो मेरी इंजरी थी ACL तो पूरा टूट गया था। और जो मेरा मेनिस्कस था, मेनिस्कस में दो सिचुएशन थी मेरे साथ जो हुई हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा मेनिस्कस जो अगला पार्ट होता है, ये नी का जो मेनिस्कस था अगला पार्ट, वो आगे का टूट के फ्लिप हो गया है। तो ऐसा रिपोर्ट के तहत है, जो मैंने MRI रिपोर्ट इस वीडियो की शुरुआत में आपको दिख रही होगी, उसमें आप देख सकते होंगे कि फ्लिप्ड मेनिस्कस के बारे में लिखा है, बट वो ऐसा नहीं था। तो मेरा जब ऑपरेशन चल रहा था, तो डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा था कि क्योंकि इसमें डैमेज ज़्यादा है तो हम उसमें सूचर नहीं लगा सकते। तो ऑपरेशन से पहले बोला था कि हम देखेंगे अगर मेनिस्कस सिलने वाला लायक हुआ, अगर उसको रिपेयर हम लोग कर सकते हैं तो हम उसको रिपेयर करेंगे, अगर वो रिपेयर करने लायक नहीं होगा तो हम उसको पार्शियल रिमूव कर देंगे जहाँ से डैमेज है। तो ऑपरेशन के टाइम में डॉक्टर साहब ने मुझे बता दिया था कि ये डैमेज ज़्यादा है, हम इसको सही नहीं कर पाएंगे, एंड इट शुड बी रिमूव्ड, उसको निकालना ज़रूरी है। तो डॉक्टर ने थोड़ा सा उसका, आप कह सकते हो कि नी में दो होते हैं, एक इस साइड में एक इस साइड में, तो अंदर वाला पार्ट से थोड़ा सा ट्रिम कर दिया। बाहर लेटरल साइड वैसी ही रहेगी, अंदर से थोड़ा सा उन्होंने ट्रिम कर दिया था। और आप ये कह सकते हो कि 75% है अभी भी, और 25% उन्होंने रिमूव कर दिया। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत लोगों को ये आएगा कि मेनिस्कस निकाल दिया तो पोस्ट कॉम्प्लिकेशन में, क्योंकि नी के शॉकर हैं वो अगर चले जाएंगे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन आप पहले अभी अपने को ठीक करेंगे, आप फ्यूचर की प्रोज एंड कॉन्स को आप बाद में देखोगे। जो आपकी अभी कंडीशन है, डेफिनेटली आप इससे जब गेट ओवर करोगे तभी आपकी रिकवरी होगी, तभी आप आगे के लिए सोच पाओगे। तो मैं बताता हूँ। तो जब ये हो गया, मेरी सर्जरी अप्रॉक्स 1 घंटा 50 मिनट की हुई थी। और सर्जरी के टाइम पे जो एक तो मेनिस्कस का मैंने बताया उन्होंने ट्रिम कर दिया, उसमें और कुछ नहीं करना था। जो ACL था, ACL को उन्होंने हैमस्ट्रिंग से टेंडन निकाला था, और उसको फाइबर टेप के थ्रू उन्होंने उस टेंडन को एज अ ग्राफ्ट की तरह यूज़ करके उसमें फिट किया। अब फाइबर टेप क्या होती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जब वो लोग टेंडन लेते हैं, आपका जो बॉडी का टेंडन है, वो हैमस्ट्रिंग का जो टेंडन उन्होंने लिया था, तो उसको ऑलरेडी वो स्ट्रेच करके रखते हैं अपनी मशीन में, वो स्ट्रेच करके रखते हैं ताकि उसमें इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब वो इम्प्लांट आपके दो बोन्स के बीच में वो लगा देंगे, तो उसको वो टेस्ट करते हैं चला के। अब कभी कभी क्या होता है कि जब हमारी बॉडी हील नहीं होगी अच्छे से, और हम मान लीजिए कि 5-6 महीने बाद या 4 महीने बाद वो कुछ खेलने लग गए, या कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हो गया नी में दोबारा से, तो वो ग्राफ्ट क्या हो सकता है कि लूज़ हो सकता है। तो क्योंकि वो तब भी एक है तो टिश्यू ही ना, तो वो अगर लूज़ हो गया तो फिर उसमें जो नी है वो अनस्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि अगर कस के नहीं पकड़ा होगा तो सही से वो मूव नहीं करेगा। अगर लूज़ हो गया तो वो आपका फिर से ऐसे लूज़ हो जाएगा ग्राफ्ट। तो उसी चक्कर में एक फाइबर टेप होती है, वो लगाई है इन्होंने। और बाय द वे, मेरा जो टेंडन का साइज़ जो डॉक्टर साहब ने बोला था वो था 9.5 mm का। तो उनको अच्छा खासा साइज़ मिल गया था, क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा है, मेरा 84 kg वेट है अभी, और मेरी हाइट 5'6" है, अप्रॉक्सीमेटली 165 या 166 सेंटीमीटर के आसपास है। उस हिसाब से मेरा वेट ज़्यादा है। तो उन्होंने फाइबर टेप होती है, वो टेप को उस ग्राफ्ट के साइड ग्राफ्ट में ही आप उसको वो लोग सूचर करके लगाते हैं, ताकि वो ग्राफ्ट की जो एक्चुअल डायमेंशन है, जो साइज़ है, वो इतना ही रहे अगर लिया है तो। वो अगर हम एक्सरसाइज वगैरह करेंगे वो ओवर स्ट्रेच ना हो, और वो
विद टाइम बहुत सालों बाद जाके कहीं डिज़ोल्व होता है। और फिर जब वो ग्राफ्ट लगा दिया था, फिर लास्ट में बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रूज आते हैं, तो वो लगा के उन्होंने उसको हील बंद कर दिया था। फिर उन्होंने टेप लगा दी थी, जैसे कि आपने वीडियो की स्टार्ट में देखा होगा। तो हॉस्पिटल के सर्जरी के बाद 14 से लेकर 17 तारीख तक मैं वहाँ रहा। 17 को मुझे डिस्चार्ज दे दिया गया, और इस बीच में मेरी मेडिकेशन चलती रहीं, और एंटीबायोटिक्स चली, और हाई डोज पेन किलर्स चले। दर्द की मैं बात करूँ तो जिस दिन मैं सुन था, जिस दिन एनेस्थीसिया दिया था, उस दिन तो मुझे पेन नहीं हुआ। हाँ, डेफिनेटली अगले 2 दिन बहुत ज़्यादा पेनफुल थे। मतलब रात में ऐसा होता था कि हर आधे घंटे में ऐसा लगता था कि कोई नीडल चुभ हो रहा है, इतना ज़्यादा पेन होता था। और फिर सुबह उठ के स्टिफनेस होती थी नी में, पूरा एकदम पैर ऐसा लगता था है ही नहीं, जबकि एनेस्थीसिया चला भी गया था तब भी, क्योंकि अलग अलग जगहों पे पेन था। जो हड्डी में ड्रिल करते हैं उसका भी पेन होता है आपको, और जो ग्राफ निकाला है सबसे ज़्यादा पेन उस साइड में था। तो जब मैं डिस्चार्ज होकर घर आया तो डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ एक्सरसाइजेस बताई थी, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा अभी पैर है, तो अभी मैंने ये ब्रेस पहन रखा है। तो अभी मैं अगर ब्रेस को निकाल के आपको दिखाता हूँ, तो अभी मेरी सिचुएशन ऐसी है, जैसे ये मैंने निकाल दिया है, तो आप देख सकते हो कि ये अभी भी, पहले ये यहाँ पूरा चढ़ा हुआ था, उन्होंने डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा लगा दिया। अभी भी मेरे स्टिचेस रिमूव नहीं हुए हैं, तो मेरे यहाँ पे टाँके अभी भी लगे हैं। तो अभी डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था कि मुझे जो पैर है, पैर को एक्सटेंशन करना है। जैसे कि ये मेरा पैर है, अभी तो मैं अपने एक फिजियो कर चुका हूँ। जैसे मुझे इसको एक्सटेंड करना है, मतलब इसको प्रेस करना है। तो चाहूँ तो मैं इसके नीचे एक तकिया रखूँ और अपने पैर को प्रेस करूँ नीचे की तरफ, ये मतलब नीज़ को प्रेस करूँ नीचे की तरफ। तो हमें क्वाड्रिसेप्स का एक्सटेंशन चाहिए, मतलब ये हमें नीज़ का एक्सटेंशन करना है, पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज बताई थी कि हमें पैर का ये चलाते रहना चाहिए। ये मुझे जितना करना है उतना मेरे लिए अच्छा है। तीसरी उन्होंने बताई थी कि मुझे अपना जो पैर का सपोर्टेड फ्लेक्शन करनी है, ऐसे। तो जैसे मैं ये उठा रहा हूँ, आप देख सकते होंगे, तो ये मेरा काफ़ी हद तक हो जाता है। अभी तो खैर मैंने कर लिया था, तो अभी मैं दोबारा नहीं करूँगा। तो मेरा अप्रॉक्सीमेटली इस एंगल तक हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली आप सोच सकते हो कि 50 क्लोज टू 60 डिग्री के आसपास मेरा फ्लेक्शन अभी हो जा रहा है। और जब मैं करता हूँ इसको तो डेली इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि ये बैंडेज लगी है। तो जैसे जैसे ये जब टाँके मेरे कटेंगे तो अब ये और होता जाएगा। ये तीसरी एक्सरसाइज है। चौथी एक्सरसाइज, क्योंकि टेंडन यहाँ से निकाला है, तो साइड की मसल्स को ट्रेन करने के लिए यहाँ पे कुछ रख के मुझे बाहर की तरफ पैर को पुश करना है। तो मैं बाहर की तरफ पुश करूँगा तो ये वाली मसल्स एक्टिवेट होगी। तो ये 4 एक्सरसाइज मुझे डॉक्टर साहब ने बताई थी। तो फ़िलहाल मुझे 15 दिन उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि आपको ये करनी है। और टाँके मेरे 2 तारीख को कटेंगे, तो 14 तारीख को ऑपरेशन हुआ है, और 2 हफ्ते बाद मेरे टाँके कटेंगे। तो आज 2 हफ्ते हो गए हैं वैसे, क्योंकि 15 दिन बोला था, तो मैं अप्रैल में जाऊंगा। और डेफिनेटली एक और हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि जब मेरा ऑपरेशन ये हो गया तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि कंप्लीट वेट बेयरिंग, जो आपको पैर नीचे रखना है ग्राउंड पे, वो आप 6 वीक से स्टार्ट करोगे। तो क्योंकि टाँके मेरे 2 अप्रैल को कटेंगे, उसके बाद 15 दिन और मुझे यही एक्सरसाइज शायद फॉलो करनी होंगी, या जो भी डॉक्टर साहब बताएंगे वो मुझे वो करना है। और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूँगा। और मतलब मेरे लिए मार्च में 14 मार्च ऑपरेशन के बाद मैं 1 मई से पैर लगा के हल्का सा सपोर्ट लेके चलना शुरू कर दूँगा। तो विदाउट सपोर्ट डेफिनेटली वो धीरे धीरे जब इम्प्रूवमेंट होगी तब मैं चलना शुरू करूँगा। अभी अवॉइड किया उन्होंने चलने से मुझे, और अभी मुझे पैर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो मैं रात को यही ब्रेस पहन के सोता हूँ फुल वाली, और कोशिश करता हूँ कि इसमें मूवमेंट ना हो नी में, मतलब ग्रेविटी असिस्टेड मूवमेंट ना हो। मतलब आप चाह रहे हैं कि आपका पैर सीधे है, तो आप पैर को खुद ना उठाइए, नीचे कोई सपोर्ट हो या ब्रेस का सपोर्ट हो तो ही उठे। तो फ़िलहाल अभी मेरी कंडीशन ये है कि अभी मुझे पेन बिल्कुल नहीं है पैर में, और काफ़ी अच्छे से मतलब अब जाके मैं अपना वॉशरूम वगैरह या सब कुछ यूज़ कर सकता हूँ। मैं क्रचेस के सहारे चल रहा हूँ। अभी भी पेन अभी नहीं है, बट एक मेरी कंडीशन डेवलप हुई थी, वो ये है कि बैठे बैठे रहने से, और क्योंकि मैं मसल्स को ट्रेन नहीं कर पा रहा हूँ अपने पैर की, उसकी वजह से मुझे एक नर्व पेन होता है, उसको हम
स्कियाटिक नर्व पेन बोलते हैं, तो स्काटिका नर्व पेन बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि आपके जो हिप्स हैं, हिप से शुरू होके वो नीचे डाउन द बॉडी, आपकी हैमस्ट्रिंग से लेके नीचे पैर तक वो पिंचिंग पेन होता है। तो वो इनएबिलिटी टू यूज़ मसल्स होती है, जब मतलब मसल्स को हम यूज़ नहीं करेंगे तो उसका पेन वो होता है। तो वो मुझे अभी हो रहा है फ़िलहाल। अभी जब मैं उठता हूँ सो के, या जब मैं बेड पे सो के उठने की कोशिश करता हूँ, तो वो मुझे पेन होता है। उसके लिए डॉक्टर साहब ने मुझे प्रेगबालिन और उसका एक मेडिकेशन का कॉम्बो दिया है। तो फ़िलहाल मैं ये ले रहा हूँ। और अब मैं आगे बात बताता हूँ आपको कि जो कॉम्प्लिकेशंस की बात थी कि क्या चीज़ हो सकती है इसमें। देखिए, मेरा ऑपरेशन हो गया, अच्छे से हो गया। उन्होंने ACL ग्राफ्ट अच्छे से काफ़ी लगाया है, और ठीक था, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। बट आगे चल के मैंने ये सवाल डॉक्टर साहब से पूछा था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांस है कि नहीं है। डेफिनेटली हैं। तो अगर आपकी नीज़ में मेनिस्कस आपकी इंजरी है साथ में, और किसी भी पार्ट को अगर मेनिस्कस को निकालना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली उस एरिया में कुशन नहीं रहेगा, उस एरिया में शॉक एब्जॉर्प्शन नहीं रहेगा। तो आपका वो एरिया जल्दी डिग्रेड होगा, डिटोरिएट होगा बाय द टाइम अगर आप उसको ओवर यूज़ करोगे। तो बेटर एडवाइस यही है कि आप अपनी जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्सरसाइज है आप उसको चेंज कर दें। आप स्मार्टली गेम खेलना है आपको। देखिए, जैसे अब आपका मेनिस्कस निकल गया, तो जाहिर सी बात है अगर आप हाई एक्टिविटी या हाई इम्पैक्ट वाले स्पोर्ट्स खेलेंगे, आप फुटबॉल वगैरह, क्रिकेट वगैरह खेलेंगे, तो वो ज़्यादा वियर एंड टियर होगा, क्योंकि वहाँ का कुशन नहीं है। तो आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है जो कि अंदर होता है उसके, तो वो घिसेगा, फिर इवेंचुअली वो बोन टू बोन पे आ जाएगा, फिर आपकी हड्डी घिसेगी। तो जिसको हम वही बोलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। तो वो चीज़ से बचने के लिए आप अपनी, अगर आप, जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरा ये आउटकम है कि मुझे अपने आप को फिट रखना है। तो फिट रखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप सिर्फ रनिंग करके अपने आप को फिट नहीं रख सकते, आप सिर्फ क्रिकेट खेल के नहीं रख सकते अपने आप को, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बेस्ट एडवाइस ये होती है, आप साइकिल चला लो, आप ऑल्टरनेटिव ढूंढो, आप स्विमिंग कर लो। स्विमिंग में आपका वेट हाफ हो जाएगा, आपके नीज़ पे हाफ आएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वैसे करके आपको फिट रखने की जो जो तरीके हैं जिसमें नीज़ पे लोड कम है। तो मुझे अपना वेट भी चेक करना है, मुझे अपना वेट अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 kgs लूज़ करना है, और 75 के अराउंड रखूँगा। तो जितना आपका वेट कम होगा उतना आपके नीज़ पे वेट कम आएगा। और हेल्दी खाना खाइए आप, और एक्सरसाइज करिए। मेन चीज़ ये है कि जैसे मैं ये सर्जरी के बाद जब मैं चलने भी लगूँगा, तो उसके बाद भी मुझे अपने क्वाड्रिसेप्स, जो क्वाड्स की मसल, जो हैमस्ट्रिंग्स की मसल है, उसको मुझे ट्रेन करना है। और उसको इतना स्ट्रॉन्ग आपको बनाना होगा ताकि नीज़ पे बहुत कम लोड आए, प्रेशर आए। और हाँ, डेफ़िनेटली ये सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियोज़ में आपको शेयर करता रहूँगा, जो मेरी जर्नी का एक्सपीरियंस आपको बताता रहूँगा। अभी के लिए ये है कि मेरे मसल लॉस हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन था। मैं वेट लिफ्टिंग में, पावर लिफ्टिंग में, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में एक्सरसाइज वगैरह करता था। तो मेरा मसल लॉस काफ़ी हो रहा है अभी, और उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बस अपनी डाइट पे रहता हूँ, अपनी डाइट फोकस करके कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। तो आपका जब इसको मसल एट्रोफी बोलते हैं, जब आपकी मसल एट्रोफी हो रही है, तो फिर उसमें आपके ऑपरेशन के बाद धीरे धीरे आपको वो रिकवर करना ही पड़ेगा। तो जिन जिन लोगों की सर्जरी होनी है या होने वाली है, तो डेफ़िनेटली अगर आप यंग एज में हैं, अगर आप 25 to 30 ईयर्स हैं, या आप 40 से नीचे भी हैं, तो डेफ़िनेटली यू शुड गो फॉर इट। आपका अगर कंप्लीट ACL का टीयर है, तो अपनी लाइफ को आप रिस्ट्रिक्ट मत करिए। वो जो 2 हफ्ते का टाइम होता है जब सर्जरी हो रही होती है, वो बहुत मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल होता है, बट इट विल गोइंग टू बी ईजी। बहुत ईजी हो जाएगा, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जो मेरे डॉक्टर साहब हैं, उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। डॉक्टर अमित सिंह, उन्होंने बहुत मेरा ख्याल रखा है सर्जरी के टाइम पे, और उनकी एडवाइस पे मैं सब कुछ कभी कर रहा हूँ खुद से। मैंने अभी फ़िज़ियोथेरेपी नहीं शुरू करी है कहीं बाहर से। तो देखूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि जैसे मेरे टाँके कटेंगे तो मैं बाहर फ़िज़ियोथेरेपी ज़रूर शुरू करूँगा। और मैं रिकमेंड करता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि अगर आप लखनऊ में हैं, या आप लखनऊ के नियर बाई भी हैं, तो आप डॉक्टर अमित सिंह को कंसल्ट कर सकते हैं। वो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल में देखते हैं, मॉर्निंग 9:30 से 2 बजे तक। तो प्लीज़ गो फॉर इट। आप सर्जरी के ऑप्शन पे जाइए, एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।
घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, सब सही हो जाता है विद टाइम। थैंक यू सो मच। स्टे एंड फिट। दूसरी वीडियो के लिए आप स्टे ट्यून रहिएगा। थैंक यू।